नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज आपके फोर्थ सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे 3 सेशन ऑलरेडी इस सीरीज़ में कंटिन्यू हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर उन सेशन को देखिए। काफ़ी अच्छे जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं और वो आपको हेल्प करेंगे अभी आने वाले हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल देहांत हो गया और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर, खासकर प्रधानमंत्री रहते हुए, बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे मजाक को झेला था। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि एक महान नेतृत्व कैसा होता है। महान नेतृत्व बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बड़बोलेपन के एक देश को आगे लेकर जाने का काम करता है। वो देश के युवाओं को एक विजन दिखाता है कि किस प्रकार से तुम लोग भी उनकी राह पर चलकर आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने इस देश को कई बार आर्थिक संकट से उभारने का काम किया। उन्होंने इस देश के अंदर वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया और सलाहकार के रूप में भी काम किया, प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। लेकिन हमेशा उनका व्यक्तित्व शांत था, वो विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व थे और उन्होंने इस देश को बहुत बहुत कुछ दिया। लेकिन हमेशा आपको एक बात पता होती है कि कभी भी, आजकल खासकर इस जमाने की अगर हम बात करें, तो हम लोग बहुत बेरहम हो चुके हैं। हम उनको जाने के बाद तो शायद पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन एक बात पक्का है कि उनको उनके रहते, खासकर उनके कार्यकाल के दौरान, इस मीडिया के द्वारा बहुत बार उनकी नाकामियों के रूप में उनको पेश किया गया। लेकिन उन्होंने वाकई में इस देश के लिए बहुत कुछ किया था। और अगेन उनको श्रद्धांजलि हमारे पूरे एग्रीमेंटर्स परिवार की तरफ से। और इसी प्रकार से आप लोग भी उन लोगों के, जो खासकर हमारे महान नेता रहे हैं, महान राजनीतिज्ञ रहे हैं, चाहे हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें, चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, उनके पैरों की धूल के बराबर भी हम लोग नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं तो वो ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। और हम भी शायद उनकी राह पर जाकर और आगे आने वाले टाइम में उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक भी कर पाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और इस सेशन के अंदर पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे लाइफ टाइम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग, आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स, चाहे एएफओ है, नाबार्ड है, या आपका हरियाणा एडीयू है, या आप एक कंपाइल कोर्स है, तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो लाइफ टाइम का रहेगा, जिसमें हम आपको रिसेंट रिकॉर्डेड क्लासेस विद 2 ईयर का लाइव अपडेट आपको देंगे। क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसमें दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वॉज सेटअप इन द ईयर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर के ऊपर किस ईयर में सेटअप किया गया था? 1995 में, 1929 में, 1991 के अंदर, या फिर 1928 में? तो आपको बताना चाहता हूं कि ये 1928 के अंदर क्या किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन यहां पर बताना चाहता हूं कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका है, उसकी चेयरमैनशिप जो है सबसे पहले वो किसके पास थी? लॉर्ड लिनगो, मतलब जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का राज था उसी टाइम पर ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमिक्स जो है इंडिया की, उसको समझना। और इसी के साथ में इट रिपोर्टेड दैट एक्सटेंट ऑफ एरिया अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग हैड डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली विद द एक्सपेंशन ऑफ एरेबल लैंड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इरिगेशन फैसिलिटी, ग्रासलैंड एक्विजिशन एंड फॉर गवर्नमेंट पर्पस लाइक डिफेंस, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स। मतलब क्या बोला गया कि इसकी वजह से हमें पता चला, इन्होंने रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से ग्रेजिंग एरिया या फॉरेस्ट लैंड जो है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। जिसका मेजर कारण है, एक तो हमारा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करना, या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, और उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, वो आपका अलग अलग जो है डिफरेंट प्रैक्टिसेस लाइक डिफेंस के लिए या फिर अलग पर्पस के लिए क्या कर रहे थे, इसको यूज कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ए C4 प्लांट? इनमें से कौन सा प्लांट आपका जो है वो C4 है? आप लोग जानते होंगे कि C3 और C4 आपके और कैम प्लांट होते हैं।
C3 और C4 आपके मेजर वो प्लांट होते हैं जिनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनमें कौन सा कंपाउंड पहले फॉर्म होता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनमें डिफरेंस क्या रहेगा। वैसे ज़्यादा नहीं, हम दो चार जो मेजर मेजर है उनके बारे में बात करेंगे। C3 वो प्लांट होते हैं जिनमें पहला कार्बन कंपाउंड आपका 3 कार्बन बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 कार्बन कंपाउंड होता है जी आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मतलब आफ्टर द जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, तो इसमें फोर कार्बन कंपाउंड होता है, यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो आपका एंजाइम जो कि आपकी CO2 को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए एक्सेप्टर का काम करता है, रिसेप्टर का काम करता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को, RUBP है ना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। और अगर हम बात करें तो इसमें आपका मेन होता है एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज या फिर आपका RUBP। इसमें दोनों ही होते हैं लेकिन इसमें मेजरली आपका एक ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो कौन सा है, तो वो आपका रुबिस्को ही है ना। अब यहां अगर हम बात करें तो C3 और C4 प्लांट के अंदर इसके अलावा ये भी होता है कि भाई C3 प्लांट्स आपके वाटर का उतना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते और C4 प्लांट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाते हैं वाटर का। अच्छा, ज़्यादातर जो C3 प्लांट्स होते हैं वो लोअर टेम्परेचर उनको रिक्वायरमेंट होती है। C4 प्लांट हायर टेम्परेचर ह्यूमिड कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। C4 प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है C3 प्लांट के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर हम बात करें तो C3 प्लांट्स जो होते हैं वो आपका ये भी कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आपका CO2 का जो यूटिलाइजेशन है वो भी इफेक्टिव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके C4 प्लांट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें से यहाँ आपका वेजिटेबल्स की बात की गई है तो उसमें से एमरेंथस जो है वो एक मेन एग्जांपल है किसका, C4 प्लांट का। इसी के साथ में और भी कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, टर्निप ना, वशबी या फिर आपका रेपसीड है ना। यहाँ अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा, अमरंथस यानी कि आपका जो है C4 प्लांट है। फिर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इज लोकेटेड एट, कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है वो कहां पर लोकेटेड है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर आपका केरला में। तो ये आंसर आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे कि आंसर यहां पर क्या होगा, केरला होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है सबसे पहले कि 1976 में क्या किया गया था, एक रीजनल स्टेशन जो है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI कैसरगोद के अंदर क्या किया गया था, आपका एस्टेब्लिश किया गया था। फिर एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पाइस जो है वो आपका 1986 के अंदर हेडक्वार्टर कहां पर, कोझिकोड केरला के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रीजनल सेंटर जो CPCRI है और यहां पर आपका जो कार्डामम रिसर्च सेंटर है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, आपका मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें तो रिलीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इन इंडिया, यानी कि स्पाइसेस रिसर्च को इंपॉर्टेंस देते हुए फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो है वो 1 जुलाई 1995 में क्या कर दिया जाता है, उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। समझ में आ गया यहां पर कहानी। तो इसको अच्छे से समझना कि क्या हुआ, कब हुआ। तो ये ईयर्स और ये जो हिस्ट्रीज हैं इनके बारे में कई बार क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग वैसे अच्छे से जानते होंगे कि कई बार यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका कहां पर एस्टेब्लिश्ड है। तो याद रखना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप लोग बताओ कि कहां पर है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर पुणे में है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि कई जो है कॉम्पिटिटिव बुक्स के अंदर इसको पुणे लिखे गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसको कहां एस्टेब्लिश किया गया था, कलकत्ता में, फिर वहां से शिफ्ट किया गया शिमला में, शिमला से शिफ्ट किया गया पुणे में, और उसके बाद लास्ट में जो शिफ्ट किया गया है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसका, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक रीजनल ऑफिस स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर, यहां पर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के लिए उसको एस्टेब्लिश किया गया था, वो कहां पर है, तो वो पुणे में है। तो ये एग्रीकल्चर डिवीजन हेड ऑफिस अगर आप लोगों से पूछा जाए IMD का, तो वो पुणे में है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको मैंने बोला है कि हर सेशन के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आपके साथ लेकर आऊंगा जो आपको मैं सिखा सकूं कि इसमें नया क्या है, या फिर आप उसको याद कर सको एटलीस्ट, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, विच ट्रांसजेनिक क्रॉप हैव जीन ऑफ स्मॉदर क्रॉप इज रेजिस्टेंट पेस्ट एंड हर्बिसाइड इंक्लूड द हॉर्नवॉर्म लार्वा। तो यहां पर क्या है, हॉर्नवॉर्म लार्वा के अगेंस्ट में एक ऐसी क्रॉप है जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है यहां पर। और ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है, जिसके अंदर आपके एक स्मॉदर क्रॉप, या फिर ये कह सकते हो कि भाई उसके अंदर डिफरेंट आपके जो है जीन्स प्रेजेंट है,
और ट्रांसजेनिक क्रॉप वो होती है जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं, और इसके अंदर रेजिस्टेंट भी है वो आपके पेस्ट और हर्बिसाइड के अगेंस्ट में, और इसके अलावा जो मेनली हॉर्न वॉर्म जो लार्वा है उसके अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, मतलब भाई जैसे हम लोग कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन पिंक वॉर्म के अगेंस्ट में क्या है, रेजिस्टेंट है ना। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोमेटो, टोमेटो क्या है आपका, इसके अंदर बैसिलस थ्रूजेंसिस ही उसके अंदर बैक्टीरिया है जो कि इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है, और इसी के साथ में ये आपका जो है हॉर्न वॉर्म लार्वा जो आपका है वो इसके ऊपर मेजर अटैक करता है। लेकिन अगर एक ऐसी नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसके ऊपर अगर ये अटैक करेगा तो पूरा उसको खा जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसजेनिक टोमेटो ग्रो करवाया गया है तो उस पर इसका कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। तो आंसर यहां पर क्या जाएगा, आपका टोमेटो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहां पर जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये एक एमपी के स्टेट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां अगर हम बात करें तो बेसिक फंडामेंटल लॉ जो है वो एग्रीकल्चर का इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहां पर क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसको बड़ा अनिस मिलने आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है, कि एक देखो, एक इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड इन कल्टीवेशन ऑफ लैंड कोज इन जनरल ए लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड अनलेस इट हैपन टू कोइंसाइड विद द इंप्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई क्या बोला गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका हम लोग लेबर को इंक्रीज करते हैं, कैपिटल को इंक्रीज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, एक लैंड है, 1 एकड़ हमारे पास जमीन है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उनको हम एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोगों ने ज्यादा लेबर, ओवर लेबर को उसके ऊपर यूज कर लिया, ओवर कैपिटल यूज कर लिया, तो आपका पैसा वहां पर ओवरऑल जो रिटर्न है उसके साथ वो मैच नहीं कर पाएगा, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन केरला। केरला के अंदर किस या कौन सी टाइप ऑफ सॉइल यहां पर क्या है, डोमिनेंट है। तो लिखा है सेलाइन हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, दूसरा लिखा है रेड लॉमी सॉइल, तीसरा लिखा है कोस्टल एलोवियम, और चौथा लिखा है जी लेटेराइट सॉइल। तो याद रखिएगा केरला के अंदर कौन सी सॉइल टाइप पाई जाती है, आपकी लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। अगला यहां पर क्वेश्चन है आपका विच इंडस्ट्री नीडेड द वाटर इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहां पर पूछा गया है कौन सी इंडस्ट्री यहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस अकर करता है। तो पहला है ब्रीवरी या आपका कार्बोनेटेड ब्रीवरी इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, थर्ड है गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और चौथा है जी आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरल एग्रीकल्चर का नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जहां से कई बार आपका क्वेश्चन क्योंकि वाटर है या नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है, पोल्यूशन के रिगार्डिंग है, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है, इकोलॉजी के रिगार्डिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आजकल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो याद रखना ब्रूवरी या जो कार्बोनेटेड बेवरेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ डे इज कॉल्ड एज। कि भाई आपका एक दिन के अंदर हम लोग मीन हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, एक आपका लोअर टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां पर जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मान के चलिए सुबह हमने यहां पर रिकॉर्ड किया 10 डिग्री सेल्सियस और एक जो है दोपहर को हमने रिकॉर्ड किया आपका 30 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों के बीच में, 20 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका टेम्परेचर होता है क्या, डायरेनल टेम्परेचर वेरिएशन, डायरेनल रेंज, टेम्परेचर लैग पीरियड, डेली मीन टेम्परेचर। तो याद रखना ये आपका होता है जी डाययूरेनल टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका, सॉरी माफी चाहता हूं, रेंज इसके अंदर आएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, डायरेनल टेम्परेचर वेरिएशन नहीं, डायरेनल रेंज इसके अंदर आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विविप्री एसोसिएटेड विद। पहले तो आपको विविप्री पता होना चाहिए, जब आपका प्लांट के ऊपर जो है फ्रूट प्रेजेंट होता है उसी टाइम उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट है वो क्या कर जाता है, एक नए आपकी सीडलिंग के रूप में जर्मिनेट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रॉबेरी ऑप्शन में ही नहीं है कहीं भी। तो पहला ऑप्शन है प्लम, दूसरा ऑप्शन है ग्रेप फ्रूट, तीसरा ऑप्शन है चेरी, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर एवोकाडो। तो बताओ इनमें से किसके साथ यहां पर क्या है जी, ये आपका विविप्री एसोसिएटेड है। तो आंसर याद रखिएगा, विविप्री इज एसोसिएटेड विद द प्लम। ठीक है, चलिए विविप्री मतलब क्या है, जब आपका प्लांट
के ऊपर ही अभी तक फ्रूट प्रेजेंट है और उसी टाइम उसके अंदर से सीडलिंग जो है, मतलब अंदर से सीड जो है वो क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। तो ये ज्यादातर वैसे मैंग्रोव ट्रीज के अंदर होता है, या फिर हमारे एप्पल के अंदर भी होता है, कटहल के अंदर भी होता है, याद रखिएगा। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्री जर्मिनेशन भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कार्ल्सन रीजेंट इन टेक्सचर डिटर्मिनेशन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कि कार्ल्सन जो रीजेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है टेक्सचर डिटर्मिनेशन के अंदर? क्या वो आपका ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, क्या वो आपका एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, या वो सैलिनिटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर वो डिस्पर्जन के लिए यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, कार्ल्सन रीजेंट जो है वो हमारा डिस्पर्जन के लिए यूज किया जाता है जब हम टेक्सचर एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले यहां पर सॉइल का टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि जो आपका सैंड, सिल्ट और क्ले है, इन तीनों का जो एक रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी 12 टेक्सचर क्लासेस होती हैं, लेकिन यहां अगर हम बात करें तो आपका कार्ल्सन रीजेंट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? इसके अंदर 40 ग्राम आपका सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट होता है और 10 ग्राम इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये मेजरली आपका डिस्पर्स करने के लिए यूज करते हैं हम लोग सैंड, सिल्ट और क्ले के लिए। और H2O2 यहां पर यूज किया जाता है जी ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। और डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन और ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को क्या करने के लिए यूज किया जाता है, रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कई बार हमारे जो सॉइल के अंदर जो टेक्सचरल एनालिसिस है उनके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से तरीके से इनको याद करें ताकि आपके एग्जाम के अंदर यहां से कोई दिक्कत ना आ पाए। अगला क्वेश्चन जी यहां पर हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई एक्ट एज एन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द कॉटन बोलवर्म। मतलब इनमें से कौन सा एक आपकी एंटोमोपैथोजेनिक जो है फंगस हमारी है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की फॉर्म में यूज की जाती है, किसके लिए यूज करते हैं? कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है जी पेंडोरा नियोफिडी, या आपका यहां पर सेकंड है बैसिलस थ्रोंजेंसिस, तीसरा है जी बेविरिया बेशियाना, और चौथा आपका है माइट्स। तो याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है वो क्या होगा, बेविरिया बेशियाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट द थ्रेशोल्ड लेवल मीन। तो थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो वैसे यहां पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड टू मैनेज ए पेस्ट, सेकंड है द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन at which one should control the pest to prevent the unacceptable injuries। तो हम लोग आपको पता होना चाहिए, हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, वो क्या, ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो थ्रेशोल्ड लेवल वो एक मिनिमम लेवल होता है जहां पर आपकी पेस्ट जो है या जो भी इंसेक्ट है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, उसमें लॉस कॉज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो आपकी अनएक्सेप्टेबल इंजरीज होती हैं उस फील्ड के अंदर, उस प्लांट के ऊपर, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन टू बी मोर रेजिस्टेंट टू पेस्ट इन्वेजन, नहीं जी ये भी गलत था। द लेवल ऑफ हीट एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर ए पेस्ट टू सर्वाइव, ये भी आपका नहीं है। तो वैसे भी यहां पर हमारा यही था, लेकिन ऑप्शन को जरूर पढ़ा करो, कई बार जो है जैसे हमने डायगोनल रेंज के अंदर एक मिस्टेक की थी वैसे ही मिस्टेक हम लोगों से हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करें तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है जी, इसका राइट आंसर बिल्कुल यही है। अगला हमारे यहां पर, अच्छा इसको मैं बताना चाहता हूं पहले आपको कि ETL क्या होता है, EIL लेवल क्या होता है। तो देखो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इसको लेकर बड़े क्वेश्चंस आपके कई बार आते हैं कि सर ये गलत है, ये सही है। देखो मैं आपको एक बार बार बोलता हूं कि डेफिनेशन को पढ़ना। वैसे इकोनॉमिक इंजरी लेवल मैं आपको बता दूं कि ये एक वो लेवल होता है जिसके बाद में अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल किसी भी इंसेक्ट या किसी भी पेस्ट का आ जाए फील्ड में, तो उसके बाद उस फील्ड में किसी भी प्रकार के कंट्रोल मेजर को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका कंट्रोल मेजर इतना आपका जो है यहां पर फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज कर देगा कि उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो वहां पर बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल की डेफिनेशन क्या लिखी है, लोवेस्ट पॉपुलेशन, क्या बोला गया, लोवेस्ट पॉपुलेशन एट विच पेस्ट विल कोज इकोनॉमिक डैमेज, मतलब वहां पर वो आपका इकोनॉमिक डैमेज कोज करेगा। और इट इज द पेस्ट लेवल एट विच द डैमेज कैन नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, मतलब अब इसके बाद आपके डैमेज को टॉलरेट करना प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड देयरफॉर इट इज लेवल और
बिफोर विच द कंट्रोल मेजर आर इनिशिएटेड। मतलब क्या है, ये एक वो लेवल है जिससे पहले पहले हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल मेजर को फॉलो करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। उसके बाद में कंट्रोल मेजर को फॉलो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी क्रॉप उस कंडीशन में पहुंच जाएगी जहां पर उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ इंजरीज विच विल जस्टिफाई द आर्टिफिशियल कंट्रोल मेजर इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक डैमेज। मतलब क्या है कि आपकी भाई अमाउंट ऑफ इंजरी जो कि क्या करती है, जस्टिफाई करती है कि एक आपका आर्टिफिशियल कंट्रोल मेजर यहां पर कितना हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम लोग किस वर्ड को यूज करते हैं, इकोनॉमिक डैमेज को। और नेक्स्ट है, EIL इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंसेक्ट पर यूनिट एरिया। मतलब नंबर ऑफ इंसेक्ट पर यूनिट एरिया में कितने प्रेजेंट है वो हमारे इस EIL को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। फिर यहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये वो लेवल होता है जो मिनिमम प्लांट आपकी पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करता है, जिस पर हम लोग कंट्रोल मेजर को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पर याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन EIL एंड ETL कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हेन नो एक्शन इज टेकन एट ETL एंड पॉपुलेशन रीच एक्सीड द EIL। मतलब एक तो जहां तक अभी हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया था वो आपका ETL लेवल है, और उसके बाद हमें एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कंडीशन बीच की है। ETL वैल्यू फॉर ब्राउन प्लांट होपर इज द 25 इंसेक्ट पर हिल। ग्रास होपर्स के लिए अगर हम बात करें तो 1 इंसेक्ट पर हिल। राइस टेम्बोर की बात करें तो 5% डेड हर्ट, और गाल मिज ऑफ राइस की बात करें तो 5% सिल्वर शूट। और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पर अलग अलग इंसेक्ट का, जैसे स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर और प्लांट होपर, किसके अंदर, राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने है, इनको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर अगला है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है कि एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होती है किसकी, इंसेक्ट की, जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेरी इंटरवेंशन। मतलब जो आपका अगर लगातार आप लोग कोई वहां पर जो है अपने किसी भी प्रकार के कंट्रोल मेजर को और फॉलो कर रहे हो, तो उससे कोई ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पेस्ट की। और नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक इंजरी लेवल मे बी एट लेवल वेल अबव और बिलो द जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब जनरल जो आपकी इकोनॉमिक इंजरी लेवल होती है वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है। और इसी के बिहाफ पर हम लोग इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी है जी नेग्लिजिबल पेस्ट। ये वो पेस्ट होते हैं जिनका आपका कभी भी EIL लेवल नहीं आता है। दूसरा होता है ओकेजनल पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट जो है वो कभी कभी EIL को क्रॉस कर जाते हैं या उस पर पहुंच जाते हैं जब हम लोग उसको एक फेवरेबल वेदर कंडीशन मिल जाती है या फिर कंट्रोल मेजर प्रॉपर्ली इफेक्टिवली ना फॉलो किया जाए। पेरिनियल पेस्ट वो होते हैं जिनका EIL लेवल जो होता है वो हमेशा आपका ज्यादातर जो है GEP से हमेशा, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। एंड इंटरवेंशन इज नेसेसरी एट नियरली एवरी अपवर्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। मतलब जैसे ही वहां पर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर उसको टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो एक स्फीयर अटैक कर सकता है और आपकी क्रॉप को बहुत हैवी लॉस कर सकता है। और नेक्स्ट है स्फीयर पेस्ट। स्फीयर पेस्ट वो होते हैं जो हमेशा EIL लेवल जो होता है वो GEP से हमेशा बिलो होता है। मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन उससे हमेशा बिलो क्या होगा, EIL। मतलब जहां पर आपका अटैक बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बकव्हीट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ स्यूडो सीरियल एंड बिलोंग्स टू द फैमिली। तो बकव्हीट आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, स्यूडो सीरियल का। आप लोगों को पता होगा सीरियल्स क्या होते हैं, ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके सीरियल्स हैं। और उसी में से हमने मिलेट्स को सेपरेटली कर दिया। मिलेट होते हैं सीरियल्स ही हैं, लेकिन हमने उनको अलग इसलिए किया क्योंकि उनका ग्रेन का साइज छोटा है। दूसरी तरफ उनको C4 प्लांट होते हैं, वो वाटर आपकी जो है लेस वाटर कंडीशन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर स्यूडो सीरियल भी एक कैटेगरी अलग होती है। ये स्यूडो सीरियल इसलिए होते हैं क्योंकि देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स या झूठा। तो ये सीरियल्स तो नहीं है लेकिन उसके जैसा बिहेव करते हैं। और सीरियल्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो यहां पर ग्रामीणी बोल दो पोएसी बोल दो एक ही बात है, तो ग्रामीणी से बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो बकव्हीट है वो आपका बिलोंग करता है जी पॉलीगोनेसी फैमिली से। और दूसरा स्यूडो सीरियल होता है आपका किनोवा, जो कि बिलोंग करता है एमरेंथेसी फैमिली से, ये याद रखिएगा। और दोनों ही क्या होते हैं, अच्छा ये स्यूडो सीरियल्स क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं जी, इनके अंदर आपका डाई, मतलब ये कह सकते हो कि भाई जैसे हम लोग आपके जो कोटलिडन्स की बात करते हैं तो मोनोकोटलिडन और डाइकोटलिडन होते हैं, तो इसके अंदर आपका डाइकोटलिडन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्यूडो सीरियल्स के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज राइस हिस्पा कॉज डैमेज टू द राइस प्लांट ड्यूरिंग द ग्रब स्टेज? कि भाई राइस हिस्पा जो है वो आपके प्लांट को, राइस को किस प्रकार से डैमेज करता है जब वो ग्रब स्टेज में होता है? तो पहला है टनलिंग इनटू द स्टेम, कि वो स्टेम्स के अंदर टनल्स क्रिएट करेगा, या फीडिंग टू द रूट, या वो रूट को फीड करेगा, या आपके बोल्ड और व्हाइट स्ट्रीक प्रोड्यूस करता है पत्तों के ऊपर, या वो आपके फ्लावर के ऊपर अटैक करेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सी, यानी कि ये आपका बोल्ड और व्हाइट स्ट्रीक्स जो है वो लीफ के ऊपर क्या करता है? क्रिएट करता है। तो आंसर सी इज राइट आंसर। फिर हमारा यहां पर अगला क्वेश्चन है जी, इफ वाटर रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव रेनफॉल, या आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन, या हम यहां पर बात करते हैं तो आपका यू आर द अप वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इफेक्टिव रेनफॉल, सॉइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन, अपवर्ड फ्लक्स रिस्पेक्टिवली एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये आपका यहां पर क्या है? जैसे अगर हम बात करते हैं तो सॉइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन एस से, आपका अपवर्ड फ्लक्स यहां पर यू से, इफेक्टिव रेनफॉल आपको मैंने बता दिया ये रहा, और वाटर रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है? टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। इरिगेशन को हम लोग या आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना, जो इसका टोटल वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है कि भाई पहला तो क्या होगा, अगर टाइम पर बारिश आ गई तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल, जब वाटर की रिक्वायरमेंट थी आपकी क्रॉप को। फिर अगर मान के चलो कि इफेक्टिव रेनफॉल भी प्रॉपर वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाई क्रॉप की, तो फिर क्या होता है? कई बार ग्राउंड वाटर वहां पर कंट्रीब्यूट कर देता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है? आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट कर देता है। और तीसरा यहां पर आता है आपका अपवर्ड फ्लक्स। कई बार जो है आपका अपवर्ड फ्लक्स जो आपके लोअर हम लोग जो है ये कहते हैं कि लोलैंड एरिया में देखने को मिलता है, तो वो आपका हो सकता है। और प्लस में यहां पर क्या होता है आपका, अगर ये भी ना कर पाए तो हमें आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करनी पड़ती है, किसकी? इरिगेशन की। तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अब हमने क्या देखना है कि भाई आपका वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो आपका हमारे सामने दिया गया है, इफेक्टिव रेनफॉल भी दिया गया है, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, इरिगेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इरिगेशन यही रह जाएगा, और यहां पर क्या होगा? वाटर रिक्वायरमेंट, और माइनस में बाहर ये हमारा ये हो जाएगा, ये रहा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ई आर इफेक्टिव रेनफॉल प्लस आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन, सॉइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन, और ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट से घटा दिया जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? इरिगेशन आ जाएगा। तो यही पूछा था आप लोगों से, ये भी फॉर्मूला कई बार स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, हर जगह से पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद करिएगा। अब बुशनिंग इन राइस क्या होता है? बुशनिंग इन राइस इज मेथड ऑफ सोइंग? नहीं। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग? नहीं। आपका यहां पर प्लोइंग जस्ट बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग? नो। प्लोइंग इन 4 to 6 वीक ओल्ड लोलैंड राइस इन स्टैंडिंग वाटर, बिल्कुल सही है। क्या होता है कि लोलैंड एरिया में स्टैंडिंग वाटर कंडीशन के अंदर यहां पर आपके जो, क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्लांट्स को यहां पर ग्रो करवा देते हैं, तो अब क्या होता है कि जो प्लांट बहुत ज्यादा क्लोजली ग्रो कर जाते हैं तो राइस की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती है ना। तो इस केस में हम उस फील्ड के अंदर आपके देसी प्लो, लोकल प्लो, कंट्री प्लो को यूज करते हुए कल्टीवेट करते हैं, फील्ड को हम लोग प्लो करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बुशनिंग। और बुशनिंग से हम लोग एक्स्ट्रा प्लांट्स को रिमूव करते हैं या वीड को रिमूव करते हैं, जिससे प्लांट डेंसिटी को मेंटेन किया जा सके। और साथ में यहां पर एक काम और किया जाता है कि आपका जैसे ही बुशनिंग करते हैं तो उसके आफ्टर 7 डेज एक प्रैक्टिस और की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जी खेलवा। क्या होता है? KHELUA, ठीक है। ये भी आपकी प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा प्लांट जो गलत रिमूव हो जाते हैं उनको दोबारा से लगाया जाता है। दिस इज द प्रैक्टिस। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करें तो बरखा इज ए वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम, पिजन पी, काओ पी, ब्लैक ग्राम। तो याद रखना ये आपकी ब्लैक ग्राम की इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है ना, काले चने की। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की कौन सी वैरायटी इनमें से स्वीटेस्ट है? दशहरी, चोशा, अल्फांसो, लांगड़ा। तो आपको पता होगा इसकी स्वीटेस्ट वैरायटी हमारी क्या है? चोशा। और ये आपके एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फांसो जो है वो बेस्ट एक्सपोर्ट पर्पस वैरायटी है, बट ससेप्टिबल होती है स्पॉन्जी टिश्यू। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चोशा स्वीटेस्ट वैरायटी होती है, लेट सीजन मैंगो होता है ये आपका। बंगनपल्ली मोस्ट कॉमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की। बॉम्बे ग्रीन की बात करें तो अर्लीस्ट वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की। केसर की बात करें तो ये गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी के लिए जानी जाती है, पॉपुलर है कहां पर? गुजरात के अंदर। लांगरा नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेनली क्या होता है? ट्रपेटाइन फ्लेवर इसका। नेक्स्ट निरंजन ऑफ सीजन वैरायटी है, ये बियर फ्रूट करती है कब? अक्टूबर के अंदर। लाल सिंदूरी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, किसकी? मैंगो की। नीलम की बात करें तो आइडियल होती है किसके लिए? लॉन्ग ट्रांसपोर्ट और 2 क्रॉप कैन बी टेकन इन ए ईयर। नेक्स्ट है एडवर्ड, ये रेजिस्टेंट है एंथ्राकनोज के अगेंस्ट में। और फजली ये कॉमन ग्रोनली है आपका बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर। तो भाई ये कॉमन वेराइटीज हैं, इनके रिगार्डिंग कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए
अगला यहाँ पर है व्हाट इज द प्रैक्टिस कॉल्ड दैट इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सप्लीमेंट द सॉइल मॉइस्चर फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ये क्या होता है? मल्चिंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर प्रूनिंग। सिंपल सी बात है भाई, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर जब बोला जा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? इरिगेशन। ठीक है, सोचो ही मत। मल्चिंग क्या होता है? प्लांट का ऊपर जो है रेजिड्यूज होता है वो हम लोग फील्ड में कवर कर देते हैं, या फिर कोई भी एक प्लास्टिक शीट से हम लोग कवर कर देते हैं ताकि इवेपोर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकें। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करना जब रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इंस्टेंट एप्लीकेशन जो हमारे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की जाती है उसको बोलते हैं। और प्रूनिंग जो आपकी डेड एंड डिकेइंग ब्रांचेस होती हैं फील्ड प्लांट के ऊपर, तो उनको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया। तो याद रखना 1190 mm है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द डैश इज एन सिसमम इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब एक कोई डिजीज यहाँ पर होगा जो कि सिस्टम के अंदर माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि एमएलओ के द्वारा कोज होता है। फाइलोडी, विल्ट, रस्ट या फिर आपका ब्लाइट। तो ये क्या होता है? सिस्टम फाइलोडी जो कि एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से कोज होता है। ठीक है, तो याद रखना फाइलोडी यानी कि ये फाइटोप्लाज्मा से कोज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है द सिम्टम स्टार्ट विद वेन क्लियरिंग ऑफ लीव्स। मतलब वेन्स जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर यानी कि वाइट होना स्टार्ट हो जाती है। द डिजीज मैनिफेस्ट इटसेल्फ मोस्टली ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में ये आपका अकर करता है। व्हेन द फ्लोरल पार्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। जब फ्लोरल पार्ट जो आपके होते हैं वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच ग्रो प्रोफ्यूजली the flower is rendered style, the veins of phyllodes structure are thick and prominent, the plant is stunted with reduced internode and abnormal branching। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाता है? एबनॉर्मल ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। आपका फ्रूट जो है फ्लावर जो है वो स्ट्राइल हो जाता है, मतलब उसमें डिसफंक्शन हो जाते हैं, मेल स्ट्राइल हो जाते हैं। उसी के साथ में उसमें आपका फ्रूट भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आपका जो प्लांट है उसकी हाइट भी रुक जाती है। तो ये आपका यहाँ पर इसका फाइलोडी जो डिजीज है इसका सिम्टम है, और मेनली किसके? फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। प्लांट के अंदर फाइटोप्लाज्मा होते हैं और एनिमल्स के अंदर हम उसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। और अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी भी हमारा कोर्स को परचेज करना चाहते हो और अगर उसको जानना चाहते हो तो एक वीडियो हमने पूरे कोर्स के ऊपर बनाई हुई है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। कल ही मैंने अपलोड की थी, उसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास किस प्रकार के कोर्स हैं और किसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात हमारी ये है कि हम लोग हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करते हैं और आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड कंटेंट और क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार से लॉस जो है वो ना हो, और हमेशा टाइम टू टाइम अपडेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल करवाते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।